पीएम मोदी इटली से थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। मोदी की इटली में बाइडेन, सुनाक, मैक्रो समेत कई नेताओं से हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं के लिए मिलकर बेहतर दुनिया का निर्माण करेंगे। पीएम मोदी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे। इटली में G20 समिट के दौरान बाइडेन से हुई मुलाकात के बारे में उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करना हमेशा सुखद होता है। भारत और अमेरिका विश्व की भलाई के लिए एक साथ काम करेंगे। वहीं कनाडा के पीएम ट्रूडो से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा पोप फ्रांसिस से हालचाल पूछा और गले मिले। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। और वहीं पीएम मोदी ने G7 के आउटरीच सेशन में भारत के चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत के लोगों ने इस ऐतिहासिक विजय के रूप में जो अपना आशीर्वाद दिया है वो लोकतंत्र की विजय है। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार मुझे सेवा करने का मौका दिया है। भारत में पिछले 6 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है। भारत के लोगों ने इस ऐतिहासिक विजय के रूप में जो अपना आशीर्वाद दिया है वो लोकतंत्र की विजय है, पूरे लोकतांत्रिक विश्व की विजय है। 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हमारा संकल्प है। हमारा कमिटमेंट है कि समाज का कोई भी वर्ग देश की विकास यात्रा में पीछे न छूटे। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। G7 में पीएम मोदी ने कहा है कि 2070 तक भारत नेट जीरो के तय लक्ष्य को पाने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा, ग्रीन ERA बनाने के लिए मिलकर प्रयास जरूरी है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत का दृष्टिकोण अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। हम 2070 तक नेट जीरो के तय लक्ष्य को पाने के अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय को ग्रीन एरा बनाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। इस मिशन पर आगे बढ़ते हुए 5 जून पर्यावरण दिवस पर मैंने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम। इटली में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। दोनों नेताओं के बीच होराइजन 2047 और भारत प्रशांत रोड मैप पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों देश मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान देने के साथ रणनीतिक क्षेत्र में रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए। इस दौरान रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक पहल और जन भागीदारी को बढ़ाने में सहयोग पर भी बात हुई। इसके अलावा 2025 में फ्रांस में आयोजित होने वाले AI सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच बैठक में फ्री ट्रेड, रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बैठक काफी सार्थक रही। बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन और FTA यानी मुक्त व्यापार एग्रीमेंट के बारे में प्रगति को लेकर भी चर्चा हुई। सुनक और मोदी की पिछली मुलाकात पिछले साल सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी। तब दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार एग्रीमेंट की बातचीत को तेज करने पर सहमति बनी थी। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, AI और महत्वपूर्ण खनिजों में वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार पर सहमति जताई गई। वार्ता के दौरान मोदी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय इतालवी अभियान में भारतीय सेना के योगदान को मान्यता देने के लिए इटली सरकार को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि भारत इटली के मोंटोन में यशवंत घाटगे स्मारक को भी विकसित करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में जापान के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात उन्होंने जापान के पीएम के साथ बैठक में कही।
मोदी और किशिदा की मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किशिदा ने मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने भारत और जापान के बीच रिश्तों को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत जापान कई प्रोजेक्ट पर साझा काम कर रहे हैं। इनमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। जापान के 5 ट्रिलियन येन के भारत में इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य की भी समीक्षा इस बैठक में की गई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मैन्युफैक्चरिंग साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। इटली में G7 की बैठक के बीच वहां की संसद से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। संसद में सांसदों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। ये नजारा इटली की संसद का है। विपक्ष और सत्ता दल के नेताओं के बीच जमकर लात घुसे चले। संसद में ऑटोनॉमी की योजना को लेकर बहस हो रही थी। विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा था। इसी दौरान गर्मागर्मी इतनी बड़ी कि नौबत मारपीट तक आ गई। 5 स्टार मूवमेंट के डिप्टी लियोनार्डो डोनो ने नॉर्दर्न लीग के क्षेत्रीय मामलों के मंत्री रोबर्टो के गले में झंडा बांधने की कोशिश की तो सांसद भड़क गए। हालात इतने बिगड़े कि डोनो को काफी चोट लगी और उन्हें व्हीलचेयर से अस्पताल ले जाना पड़ा। आज गोरखपुर में मोहन भागवत से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा हो सकती है। भागवत ने हाल ही में दी थी बीजेपी को नसीहत। मोहन भागवत ने शुक्रवार को गोरखपुर में एक कार्यकर्ता शिविर में भाग लिया और पथ संचालन का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि आज संघ के प्रशिक्षण सत्र में भागवत से मिलने सीएम योगी पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर भी दोनों के बीच में चर्चा हो सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव में राज्य की 80 सीट में बीजेपी को सिर्फ 33 और सहयोगी दलों को 3 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 43 सीट मिली है। बीजेपी को इस बार काफी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी के साथ मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि केरल में 31 अगस्त को वार्षिक समन्वय बैठक में बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी आरएसएस के बीच कोई दरार नहीं है। हाल ही में नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। भागवत ने ये भी कहा था कि चुनाव प्रचार में मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। संघ प्रमुख के इस बयान को बीजेपी की आलोचना के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब संघ के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भागवत के बयानों को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है। उनकी अहंकार वाली टिप्पणी पीएम मोदी या बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ नहीं थी। उधर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने भी अपने अहंकार वाले बयान पर TV9 से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वर्तमान का यही सत्य है कि राम भक्त इस समय सत्ता में हैं और राम के जो विरोधी थे वो सत्ता से बाहर हैं। अपने बारे में विचार करना और अपनी समस्याओं का समाधान खोजना, उसमें वह पूर्णतः सक्षम थे, हैं और सदा रहेंगे। ऐसा है, मेरा ना ऐसा कोई बयान था जो आपने अभी पूछा, ऐसे शब्दों का मेरा कोई बयान नहीं था। देश में 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT ने इस संबंध में सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किए। DOPT ने सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे अपने प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में 3 नए कानूनों की जानकारी शामिल करें और कार्यक्रम के दौरान इन कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करें। पिछले साल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बिल संसद में पास हुआ था। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कानून मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श होने तक कानूनों को स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी जी को जनादेश नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है। रिपोर्ट देखिए। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा
हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज़ ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा एनडीए के पास प्रचंड बहुमत है। सरासर गलत बयान दिया है उन्होंने। लोकतंत्र में किसी को डरवाया नहीं जाता है। लोकतंत्र में जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है उसी को सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया आता है। और आप देख भी रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का प्रचंड बहुमत है। हमारी बहुमत जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया, न्योता मिला, सरकार हम लोग बनाए हैं और बेहतर काम करते हैं हम लोग। और बेहतर काम से घबराए हुए हैं लोग, विपक्ष के लोग। और वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अधीर रंजन चौधरी इससे पहले भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी ने आलाकमान से कहा है, जब टीएमसी से गठबंधन की बात चल रही थी तब भी मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस वक्त मुझे रोक दिया गया था। अब चुनाव खत्म हो चुका है, मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। फिलहाल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है। उधर अधीर रंजन चौधरी ने भी सामने आकर कुछ नहीं बताया है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी बंगाल की बहरामपुर से मैदान में उतरे थे, लेकिन वहां से उनको हार मिली। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जून को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। वहीं डोडा में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में 4 दिन के अंदर 4 आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह 16 जून को बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल भी आतंकी हमलों पर समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी, सीआरपीएफ के आला अधिकारी और खुफिया विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर फीडबैक लिया। और वहीं बड़ी खबर है, राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी के बाद अयोध्या हाई अलर्ट मोड पर है। राम मंदिर के साथ महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर को आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद से अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर के अलावा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एसएसपी राजकिरण नैयर ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएससी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं, जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर गुजरात पुलिस एक्शन में है और गोधरा से 5 आरोपी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। छात्रों से 10-10 लाख रुपए लेने का आरोप है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक छात्रों से पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का गोरख धंधा चल रहा था। गोधरा में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों से परीक्षा में मदद के लिए 10-10 लाख रुपए रिश्वत ली थी। नीट एग्ज़ाम के रिलेटेड जो गोधरा में ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, उसमें अभी तक की जो कार्यवाही है उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन आज अभी भी चालू है। और बड़ी खबर है, नीट में धांधली पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हर एंगल से मामले की जांच की जाएगी। एक दो जगह की कुछ दुर्घटना की बात आई है, वहाँ की स्थानीय एजेंसी उसमें से नज़र भी रखी है, कुछ कार्रवाई हो रही है। अगर उसमें एनटीए का भी इन्वॉल्वमेंट होगा उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं आपको सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूँ, मैं सबको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, सरकार पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है, घबराने का कोई कारण नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का ये एलिगेशन है, मैं दोबारा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एलिगेशन है कि पेपर लीक की बात वो लोग कर रहे हैं। सरकार इस मामले को किस तरीके से गंभीरता से लेती है। हम पूरा पारदर्शिता चाहते हैं, कोई भी किसी में इन्वॉल्व हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर पीएम से दिग्विजय सिंह की मांग। पीएम से नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। पीएम अब तक इस मामले पर चुप क्यों है, दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा है। पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से इस देश में जितने भी या तो रिक्रूटमेंट के लिए या नीट जैसे इम्तिहान के लिए, जिस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए होते हैं, क्लैट में होता है, ऐसे लगभग 41 प्रकरण सामने आए पिछले 5 सालों में। और इसमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी आज चुप हैं। गुजरात के वडोदरा में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुस्लिम महिला को फ्लैट आवंटन का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि डिस्टर्ब एरिया में दूसरी कम्युनिटी को फ्लैट आवंटन गलत है। ये वडोदरा के हरनी इलाके में बनी मोटनाथ रेजिडेंसी के निवासी हैं। ये लोग सोसाइटी में एक मुस्लिम महिला को फ्लैट आवंटन का विरोध कर रहे हैं। लो इनकम ग्रुप स्कीम के इस सोसाइटी में कुल 462 यूनिट बनाए गए थे, जिसमें से 461 यूनिट हिंदू को अलॉट किए गए थे, जबकि एक फ्लैट मुस्लिम महिला के नाम पर आवंटित हुआ था। लोगों का कहना है कि ये एरिया डिस्टर्ब एक्ट के तहत आता है, इसलिए दूसरे समुदाय को यहाँ मकान नहीं दिया जा सकता है। वहीं वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक अलॉटमेंट के समय ये एरिया डिस्टर्ब एक्ट के तहत नहीं था। बड़ी खबर है, अमरेली जिले के सुरगापारा गांव में बोरवेल हादसा हुआ है। गहरे बोरवेल में गिरी 1.5 साल की मासूम बच्ची। बोरवेल में 45 फीट की गहराई पर फंसी है बच्ची। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर आनन फानन में जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एम्बुलेंस की मदद से बोरवेल में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बच्ची बोरवेल में 45 से 50 फीट के बीच में फंसी है। बताया जा रहा है कि मजदूर परिवार काम में व्यस्त था। इसी दौरान बच्ची खेलते खेलते खुले बोरवेल में जा गिरी। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम टेक्नोलॉजी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। रेस्क्यू टीम के एक अधिकारी ने बताया, बच्ची की नाक और आंख थोड़ी थोड़ी दिख रही है। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में मकान का एक हिस्सा गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 2 महिला को मृत घोषित कर दिया। अभी एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना एंटॉप हिल इलाके के पंजाब गली में रात 9:30 बजे की है, जहां 3 मंजिला मकान के दूसरे और तीसरे मंजिल की दीवार का एक हिस्सा आंशिक रूप से ढह गया। मुंबई में मानसून समय से पहले ही सक्रिय हो चुका है। इसके कारण मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बरसात के मौसम में मुंबई में अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में अफवाह फैलने की वजह से 3 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा झारखंड के लातेहार जिला के कुमुंडी स्टेशन के पास का है। जैसे ही ट्रेन कुमुंडी स्टेशन के पास पहुंची, किसी ने ट्रेन के अंदर शोर मचा दिया कि ट्रेन के इंजन में आग लग गई है। अफवाह आग की तरह फैली और इसे सुनने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। इसी दौरान अचानक विपरीत दिशा से एक मालगाड़ी आ गई, जिसकी चपेट में कई यात्री आ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला है। मृत यात्रियों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना रात करीब 8 बजे की है। झारखंड के गिरिडीह में पानी की समस्या से परेशान गांव वालों ने ठेकेदार को बंधक बना लिया। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। गिरिडीह में जल संकट को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पिछले 3 महीने से पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। जब गांव में जल जीवन मिशन के ठेकेदार गांव पहुंचा, तो गुस्साए गांव वालों ने उसे बंधक बना लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग के बड़े अधिकारी गांव पहुंचे। गांव वालों से बात कर जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल गांव वाले ठेकेदार से 3 महीने से पानी के लिए शिकायत कर रहे थे, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लिहाजा जब ठेकेदार गांव आया तो लोगों ने उसे रस्सी से बांध दिया। 7 जुलाई को गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर जमालपुर और जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट तैयारियों में जुट गया है। 7 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा
शहर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसमें दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ के लिए अलग अलग मटेरियल के कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। इस बार देश के अलग अलग जगह से मटेरियल मंगवाकर भगवान जगन्नाथ और माता सुभद्रा जी के लिए पोशाक बनाए गए हैं। इस बार हमने अलग अलग विविध प्रकार के पोशाक के सैंपल मंगवाए थे। उसमें गद्दी सिल्क, सुभद्रा जी के लिए स्पेशल गद्दी सिल्क के चनिया चोली सुभद्रा जी के लिए तैयार हो रहे। 17 जून को देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में बकरा मंडी में बकरों के खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बकरीद पर राजस्थानी बकरों की ज्यादा मांग होती है। लोग बकरी की कुर्बानी देने के लिए दूर दूर से अजमेर के बकरा मंडी आते हैं और यहां से मनपसंद बकरे को खरीद कर घर ले जाते हैं। अजमेर बकरा मंडी में 20,000 से 1 लाख तक के बकरे मौजूद हैं। ऐसा तो 20,000 से चालू है, जो 1 लाख रुपए तक बकरा है ये अजमेर मंडी में। पूरे राजस्थान की सबसे टॉप मंडी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है मुंबई में। मुंबई होता है और सऊदी होता है। इलेक्शन के कारण अभी थोड़ा सा एक्सपोर्ट चला नहीं है। आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म महाराज को लेकर विवाद बढ़ने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर 18 जून तक के लिए रोक लगा दी है। कई हिंदू संगठन इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जून को होगी। फिल्म महाराज 14 जून को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। तो नामदार हाईकोर्ट ने हमारी प्ली सुन के उन्होंने 18 जून तक का टेम्पररी स्टे ग्रांट कर दिया। आज मेरे ख्याल से उनके एडवोकेट भी कुछ आए थे, मुकुल रोहतगी, ये स्टे उठाने के लिए हाईकोर्ट में गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रहा अमेरिका सुपर 8 में पहुंचा है। वहीं सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में बारिश ने पाकिस्तान के अरमान को धो दिया है। दरअसल अमेरिका और आयरलैंड के बीच मैच होना था, जो बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया। मैच रद्द होने से दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला, जिससे अमेरिका टीम के 5 अंक हो गए और वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई। अमेरिका के क्वालिफाई करते ही पाकिस्तान का पत्ता कट गया। पाकिस्तान के साथ कनाडा और आयरलैंड की टीम भी सुपर 8 से बाहर हो गई। 16 जून को पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से है। पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से अपना आखिरी मैच जीत भी लेती है तो भी 4 अंक तक ही पहुंच सकेगी। ग्लोबल ब्रांड पेप्सी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। 14 सालों के बाद पेप्सी ने अपने लोगो में बदलाव किया है। सॉफ्ट ड्रिंक के जरिए खास पहचान बनाने वाली पेप्सी ने अपना लोगो बदल दिया है। पेप्सी ने करीब 14 साल बाद लोगो में अहम बदलाव किया है। पेप्सी ने अपने 125वें साल में नया लोगो दुनिया के सामने लॉन्च किया। इस मौके पर पेप्सी ने कहा, हमने भविष्य की पीढ़ियों को पेप्सी ब्रांड की विरासत के साथ जोड़ने के लिए ये लोगो तैयार किया है। इस नए लोगो को पेप्सिको के मोरो पोर्सनी की टीम ने तैयार किया है। पेप्सी ने दुनिया के साथ भारत में भी लोगो लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। और एक बड़ी खबर है, आज RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे CM योगी। गोरखपुर में मोहन भागवत और CM योगी की मुलाकात होगी। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर हो सकती है चर्चा।